नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं वॉर रूम। और वॉर रूम में आज बात होगी वॉर प्लान्स की। दरअसल आज देश के रक्षा मंत्री ने गोवा में एक ऐसी बात कही जिसकी चर्चा पाकिस्तान और भारत दोनों जगह खूब हो रही है। इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। भारत आगे क्या कर सकता है या करेगा, इसे लेकर बहस चल रही है। दरअसल रक्षा मंत्री आज आईएनएस विक्रांत पर ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हमारे 9 सैनिकों से मुलाकात कर रहे थे और वहां से रक्षा मंत्री ने 1971 की बांग्लादेश वॉर की याद दिलाई, जब पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था, मतलब एक देश से 2 देश बांग्लादेश बन गया था। और उन्होंने कहा कि उस वक्त भी भारतीय नेवी की पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं हुआ था और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में तो नेवी बस वार्म अप फेज में ही थी। अगर भारतीय नौसेना अपने पूरे तेवर में होती तो इस बार पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े हो जाते हैं। अब यह बात भारत के रक्षा मंत्री ने कही है, तो यूं तो नहीं कही होगी। अगर यह कहा है तो मतलब हमारी सेनाओं की क्षमता ऐसी है। तो अब आप जरा सोचिए, पाकिस्तान कभी फिर कोई दुस्साहस करे और भारत इसका फुल एंड फाइनल हिसाब करने पर आ जाए तो पाकिस्तान का क्या होगा, कैसा दिखेगा पाकिस्तान का नक्शा। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान की लगभग 20% एयरफोर्स तबाह कर दी, ऐसा अलग अलग जानकार एस्टिमेट बताते हैं। और सेना अभी पूरी तरह फॉर्म में आई ही नहीं थी और नेवी भी अभी साइलेंट मोड में थी और अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं था। तो सोचे, अगर भारत की सेना, वायुसेना, नौसेना देश के नेतृत्व के आदेश पर पाकिस्तान पर टूट पड़े तो अंजाम क्या होगा। तो वॉर रूम में आज यही बात होगी। मैं मेहमानों से आपको सबसे पहले मिलवा देता हूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेसन साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। एयर मार्शल आरजी के कपूर साहब स्टूडियो में आज आए हैं, बहुत दूर से। सर थैंक यू, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हैं इंडियन नेवी से कैप्टन श्याम कुमार। सर, बहुत स्वागत आपका। और आज नेवी की धूम मची हुई है पूरे देश के अंदर। लेकिन हम ये बात शुरू करें, आप पहले राजनाथ जी को सुनिएगा जरा। रक्षा मंत्री आज वाकई फायर मोड में थे आपके सामने। पाकिस्तान को पता है, जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। जिस इंटेंसिटी से आप हिंद महासागर की हरकत को ट्रैक करते हैं, अगर आपकी वह क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी इस मिशन का हिस्सा होती तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होता, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान बहुत खुश नसीब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नेवी ने अपने पराक्रम का जितना प्रदर्शन करना चाहिए था वह नहीं कर पाई। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। पाकिस्तान के लिए आपकी तैयारी मात्र ही बहुत थी। आपको तो एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी तैयारी से ही दुश्मन सत्ते में आ गया। तो आप सोचिए जरा, रक्षा मंत्री कह रहे हैं अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें भी नहीं मोड़ी थी, मतलब अभी तो शुरू भी नहीं हुए थे हम ठीक से। तो अगर पूरी तरीके से कोई अगर पाकिस्तान को लेकर मिशन का आदेश हो जाए तो फिर क्या होगा। और ये वो तब कह रहे हैं जब लद्दाख से लेकर यहां गुजरात तक आपके पूरे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल, न जाने क्या क्या अपने एयरक्राफ्ट से और क्या कुछ करने की कोशिश नहीं की। और उसके जवाब में आपने क्या किया, पहले आपने उनके 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए, वो कुछ नहीं कर पाया, आपकी किसी मिसाइल को नहीं रोक पाया। और फिर आपने उसके एयरबेस तबाह कर दी, जो सबसे प्रोटेक्टेड जगह होती हैं किसी वायुसेना की, वहां पर भी वो कुछ नहीं कर पाया। तो फिर इसके बाद अगर बाकी सेनाएं अगर उनको अगर आगे बढ़ने का आदेश होता तो क्या होता। अच्छा, इसकी बात शुरू करूं मैं आपको सर छोटा सा आज एक प्रधानमंत्री का बयान भी सुनवाता हूं, मजा आएगा आपको सुन के।
तो प्रधानमंत्री आज कानपुर में थे, तो वो जहां जाते हैं वहां की भाषा में लोकल जो लिंगो होती है, कुछ कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई सेंटेंस बोलते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि मैं आपकी भाषा में पाकिस्तान के लिए एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, तो आप सुन लीजिए। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। हौंक दिया जाएगा मतलब निपटा दिया जाएगा, काम तमाम उसका कर दिया जाएगा। तो आज आइए शुरुआत करते हैं वॉर रूम में, जो रक्षा मंत्री ने कहा कि कैसे मुमकिन होगा अगर कभी भविष्य में इसकी नौबत आए। तो चूंकि आज दिन नेवी का है तो मैं कैप्टन साहब से शुरुआत करता हूं। देखिए, आप तो पूरे ऑपरेशन सिंदूर में ये बताते रहे कि जो नेवी की भूमिका है उसकी चर्चा कम हो रही है, लेकिन काम उसने भी बहुत बड़ा किया। और आज तो रक्षा मंत्री ने 1971 याद दिला दिया, जब नेवी का काफी इस्तेमाल हुआ था और 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के, अब 4 टुकड़े करने की बात हो रही है। धन्यवाद सौरभ जी, और देश को नमन, शनोवर्ण, जय हिंद। शांत समुद्र की गहराइयों से कुछ तथ्य लगातार आपके चैनल से हम देते रहे, नौसेना की शौर्य गाथा की बातें करते रहे, और क्रेडिबल डिटरेंस जो हमने बनाया उसकी चर्चा हमने लगातार की। और जिस दिन सीज फायर हुआ था उस दिन भी हमने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा दिन था सीज फायर, क्योंकि हमने एक्ट ऑफ वॉर जो कहते हैं ना, टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर, जो आज नहीं बोला है राजनाथ सिंह ने, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, चूंकि उसके बोलने की जरूरत शायद किसी नेता को नहीं है। हमें पता है कि उससे हमें क्या फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा है कि शौर्य की गाथा, उन्होंने हमारे 36 से ज्यादा वॉरशिप की चर्चा की है। उन्होंने विक्रांत का नॉस्टैल्जिक इसलिए भी हूं कि मेरा पहला कैरियर था जब मैंने पहली लैंडिंग इसी शिप पे की थी एज ए पायलट, और ये काफी 30-40 साल हो गए अब उसके कहानी के। और उसके बाद विराट विक्रमादित्य का मैं कैरियर प्रोजेक्ट लीडर था। तीनों कैरियर को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इसमें का-31 हेलीकॉप्टर भी है, जो आज नेत्रा की बात चल रही है अवाक्स की, तो का-31 हेलीकॉप्टर एक नेत्रा के रोल में सी में एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी में भी था, जो यहां से एम्प्लॉयड था, जिसने पूरी तरह से हमारी खबर रखी और एयर डिफेंस कमांड को इंटीग्रेट रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नौसेना अपने तट से बाहर नहीं आ पाई। 3 चीजें हुई इसमें। देखिए, साम मतलब तुलना में हम 6 गुना ज्यादा हैं, तो साम पे ही वहां रुक गई बात। दाम, टेस्ट ऑफ जो कहते हैं कॉस्ट ऑफ टेररिज्म, वो तो उनको मारा एयरफोर्स ने, और दंड भेद तो चल ही रहा है। तो साम पे ही नेवी ने रोका है, ये कह रहे हैं वो। और इतनी विशाल सेना है, और कहते हैं वो कि चमत्कार, राजनीति का बयान होता है कि चमत्कार कर रही है नौसेना पिछले 3 सालों से। अरेबियन सी में, आप अफ्रीकन कोस्ट में, मलक्का स्टेट तक जाके सी फेरर को कॉन्फिडेंस देना, वो एक जरूरी काम है। वो तो हमने किया ही नहीं, कि पाकिस्तान में कहां कौन था, कैसे मारेंगे। मैं आपसे आज ये सब दर्शकों के लिए ये समझना चाह रहा हूं कि युद्ध की स्थिति में नौसेना किस रोल में आती है। 71 में किस रोल में थी, आज अगर जरूरत पड़ जाए तो क्या रोल निभाएगी। दूसरी नॉस्टैल्जिक बात जल्दी से कहूंगा। 8:30 बजे शाम को मिसाइल बोट तीनों ने जाके 20 किलोमीटर से पहली बार विश्व में सरफेस टू सरफेस मिसाइल का स्टैंड ऑफ अटैक किया था 5:30 बजे शाम को, 4 दिसंबर को, जिस दिन हम नौसेना दिवस मनाते हैं। तो पहला 1971 में पहला विश्व का सरफेस टू सरफेस फायरिंग अटैक था। जब वो सुबह CIA चीफ ने बताया था प्रेसिडेंट को अमेरिका के, तो वो अचंभित हो गए थे 7 बजे सुबह की, कैसे हुआ, इतनी छोटी रशियन मिसाइल बोट कैसे 20 किलोमीटर चले गई कराची के नजदीक। और आज तो हम उससे 20 गुना ज्यादा हैं, 36 से ज्यादा, 300 से ज्यादा ब्रह्मोस लेके खड़े थे हम, बराक लेके खड़े थे हम, मिग-29 रैम्पेज मिसाइल के साथ खड़ा था 250 किलोमीटर की रेंज में, का-31 खड़ा था, P-8I खड़े थे। अगर एक निशाना चाहिए था तो पूरा मकरान और सिंध कोस्ट ध्वस्त हो जाता। और वो 4 टुकड़े की बात इसीलिए कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं 4 टुकड़ों की बात, कि हम उनको नेस्तनाबूद करने के काबिल हैं, और एक बटन से सिर्फ नेवी उनको टैकल कर सकती है। और फिर एयर पावर और आर्मी, पहले तो आपको 2 फ्रंट पर डिप्लॉय होना पड़ता था। बिल्कुल, अभी तो हमारे पास 2 कैरियर हैं, हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं, हमारे पास सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल की सबमरीन है, जो कहां चुपचाप एनिमी के लिए लर्क कर रही थी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में, उसकी तो बात उन्होंने की नहीं है, उन चीजों को तो कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि अभी आस्तीनें भी नहीं मोड़ी थी सेनाओं ने। अब ये आपने जैसे कुछ बोलते हैं एक्सपर्ट्स की भाई बहुत नुकसान पाकिस्तान की एयरफोर्स का हुआ है, बेसिस आपने उनको मारा है, वहां खड़े न जाने कितने एसेट्स को नुकसान हुआ होगा, हवा में आपने उनको काफी कुछ मार गिराया। तो सर, अगर अभी ये अंगड़ाई थी
तो फिर अगर वाकई अगर लड़ाई पे आ जाए एयरफोर्स तो एक्चुअली जब आप फ्यूचर में अगर कोई ऑपरेशन होता है उसकी बात करें तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं सौरभ। एक तो होता है कैपेबिलिटी और दूसरा होता है कैपेसिटी। ठीक, जो कैपेबिलिटी है वो आपका इक्विपमेंट है, हमारे पास कैसे जहाज हैं, हमारे पास किस तरह का एयर डिफेंस है वो है, और दूसरा कैपेसिटी है हम उसको कितनी देर तक जोर में रख सकते हैं या पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इन दोनों को ही अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में तो आप देखेंगे कि हमने बहुत ही लिमिटेड स्ट्राइक्स किए थे, और क्योंकि इतनी एक्यूरेसी थी इसलिए उसका इफेक्ट इतना ज्यादा दिखा। अगर इसकी तुलना अगर हम 1971 के वॉर से करें तो जब आपने याद होगा आपको कि उस दिन जो ढाका में जो गवर्नर हाउस था उस पे जो स्ट्राइक हुई थी उसने पूरा का पूरा बाजी पलट दी थी। उसके बाद नियाजी ने सरेंडर किया था। बिल्कुल। तो ये एक पावर है एयर पावर की, कि अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो आपको ये नहीं है कि पूरी की पूरी पावर उसमें यूज करनी है। आप एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक टारगेट को अगर आप नेस्तनाबूद कर दें तो उससे पूरा का पूरा डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह इस बार ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, जब उनके 2-3 जो इंपॉर्टेंट बेस हैं, नूर खान जो चकलाला में है जी, रावलपिंडी के बाहर, सरगोधा, रफीकी, मुरीद, ये उनके एकदम जो बोलते हैं ना क्राउन ज्वेल बोलते हैं जैसे, वो है उनके। अगर उसको हमने टारगेट कर दिया और उनकी एयरफोर्स उड़ भी नहीं पाई तो ये तो जैसे वो बोल रहे थे ना हमने सिर्फ आस्तीनें ऊपर की हैं, अभी वो भी पूरी तरह नहीं किए। तो यही है वो भी पूरी तरह नहीं किए तो यही है इफेक्ट एयर पावर का, और यही दिखाई देगा। इसको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम जो हमारी कैपेसिटी है तो आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट कितना हो सकता है। मैं पढ़ रहा था तो 71 में 65 में कितनी सॉर्टीज जहाजों ने की भारत के, तो वो मेरे ख्याल से हजारों में है, वो हजारों में होती है। मतलब हजारों बार आप उड़ान भरी, आपने बम्बिंग करी, फिर वापस आए, फिर बम गिराए। तो क्योंकि आप दिन भर 24 घंटों में कितनी बार आप उड़ान भर सकते हैं, ये अब हमारी कैपेसिटी और भी बढ़ गई है पहले से। ठीक, पहले नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ गए होंगे। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट ही नहीं, एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी बढ़ गई है। पहले 65-71 में क्या होता था कि एयरक्राफ्ट उतने कैपेबल नहीं थे, रात को उतनी फ्लाइंग नहीं कर पाते थे क्योंकि उसकी लिमिटेशन थी। आज दिन और रात में कोई अंतर नहीं है, तो 24 घंटे हमारे जहाज उड़ सकते हैं, हमारी एयर डिफेंस चौकस रह सकती है। तो वो जो आप 12 की जगह 24 घंटे जो आप ऑपरेशन कर सकते हैं, तो वो आपके एनिमी को रेस्ट करने का टाइम भी नहीं देंगे, मतलब ये सोचने का भी टाइम नहीं देंगे कि भाई अब क्या होने वाला है। जल साहब मैं 1 मिनट में आ गया। पाकिस्तान सर अपनी एयरफोर्स पर बड़ा नाज करता था, मतलब दुनिया भर में गाता था कि हमारी वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स है। तो मतलब ये केवल लिफाफा था, खाली कुछ नहीं था इसमें हमारी। नहीं, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी एयरफोर्स बिल्कुल लिफाफा है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने जो किया है उसने उसको लिफाफा बना दिया। उनकी ये पूरी कोशिश थी, जब उन्होंने 1000 ड्रोन और जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल फतेह 1 और फतेह 2 जब हमारे ऊपर फायर करे, और ड्रोन्स, उसका मीनिंग क्या, उसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था कि हमारी जो एयर डिफेंस है उसको टारगेट किया जाए, स्पेशली S-400 को, उसको टारगेट करके एक ऐसी खाली जगह बनाई जाए जिससे वो अटैक कर सके। लेकिन क्योंकि वो इसमें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए, विफल रहे एकदम, इसलिए वो उड़ नहीं पाए, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि अगर उन्हें 1000 ड्रोन और इतनी मिसाइलें भेज के भी हमारी एयर डिफेंस को कोई चोट नहीं पहुंचा पाए, हमारे बेसिस को कोई चोट नहीं पहुंचा पाए, तो हमारी कैपेबिलिटी को तो कुछ भी नहीं चोट पहुंची। मतलब वो इस डर से वो उड़े ही नहीं। बिल्कुल। और जब वो उड़ रहे थे तो आपने देखा होगा, जब उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, पहली प्रेस ब्रीफिंग, उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने दिखाया था कि जो उनका AEWC, सैब AEWC, जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जो कंट्रोल करता है एयर बैटल को, वो 300 किलोमीटर अंदर उड़ रहा था। अगर आप बालाकोट याद करें तो वो बहुत पास था। ये S-400 का कमाल है।
ये इनका ये 300 किलोमीटर अंदर जाकर वो एवैक्स मार दिया आपने। एक वो तो कह रहे हैं मार दिया है मारा वो, जमीन पे सर, हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने उनका डिफेंसिव हो गए, वो पीछे से राइट, इतना पीछे ले गए, इतना पीछे ले गए। ऑलराइट। तो इसलिए वो पास नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि हमारी एयर डिफेंस इतनी चौकस थी, और ऑफेंसिव क्योंकि हमने इतना डीप प्रिसीजन स्ट्राइक किए, उसकी वजह से वो उड़ भी नहीं पाए। ठीक है सर। अब अगर सर 4 टुकड़े करने हैं तो फिर आखिरी जंग तो सेना को, थल सेना को ही लड़नी पड़ेगी। आपके चेहरे पे मुस्कान बता रही है कि हाँ ये इसका मौका मिले बस कभी किसी दिन। सौरभ, बिल्कुल देखिए 4 टुकड़े तो होंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है, और करने के लिए भारतीय सेना ही है जो फाइनली जाके जमीन का कब्जा करती है, ठीक, बिल्कुल। कैप्चर करती है। देखिए नेवी है और एयरफोर्स है, वो सपोर्ट रोल में और स्ट्राइक रोल में बहुत इनकी अहमियत है, लेकिन जो एक लड़ाई होती है, जो होल ऑफ नेशन अप्रोच है, वो अभी हमने इसमें भी, इस लड़ाई में भी देखा है, और इस टाइम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स और जो एयरफोर्स द्वारा अमल किया गया है वो तो पूरे देश ने देख लिया है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हमने पाकिस्तान को 4 टुकड़े करने हैं तो भारतीय सेना का तो रोल फिर सबसे उचित हो जाता है। जिस प्रकार भारतीय सेना ने ढाका में जाके 93,000 प्रिजनर्स को पकड़ा था, सरेंडर कराया था, और वो आपको पता है बांग्लादेश में या उस समय ईस्ट पाकिस्तान में हर डायरेक्शन से अटैक किया था, और एयरफोर्स का भी बड़ा महत्व रोल था, क्योंकि 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड को एयर ड्रॉप करने की एयरफोर्स की ज़रूरत थी। तो एक ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, लेकिन ऑन ग्राउंड जितना भी ये भारतीय सेना है वो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होती है उसमें, और फिर हमने जो किया वो पूरे देश ने देखा, एक पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना और दिया। इस पर सेना का तो अभी कोई रोल आया ही नहीं था मेरे ख्याल में, कुछ एयर डिफेंस सेना का रोल इसीलिए नहीं आया है क्योंकि देखिए, जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है और डिफेंस मिनिस्टर ने भी बहुत साफ लफ्ज, ये ट्रेलर ही था। अभी तो जैसे उन्होंने बोला ना, अभी तो हमारी बाजू अस्तीन रोल ही नहीं हुई थी। कहने का मतलब है सेना जब प्रहार करेगी, आपने पिक्चर भी एक देखी थी नाना पाटेकर की प्रहार, उस समय मैं कमांडो विंग में इंस्ट्रक्टर था तो मेरे को याद है वो प्रहार। तो प्रहार जब सेना करती है तो पूरे देश का मोराल एक अलग ही हो जाता है, क्योंकि तब सब कुछ दिखता है ऑन ग्राउंड, क्योंकि अभी जितना भी है वो दिख रहा है ग्राउंड पे, लेकिन जब एकदम कांटेक्ट होता है, फ्रंटल कांटेक्ट दुश्मन के साथ, पीछे से मारो, दाएं से मारो, ऊपर से मारो, और हमारे पास पैरा स्पेशल फोर्सेस भी होते हैं जो ऊपर से एयर ड्रॉप होकर दुश्मन के पीछे से अटैक करते हैं। मतलब जो फौज है दुश्मन को हर जगह से घेरती है, और ऑन ग्राउंड वही है जो फाइनली ग्राउंड का कब्जा करती है या देश को तोड़ती है। तो सेना ने यह किया है, और जो आज डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है, कोई शक नहीं है कि जिस दिन हमारे देश ने ठान लिया, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ठान दिया, और यह किसके ऊपर निर्भर है? निर्भर तो आसिम मुनीर के ऊपर है। वो अब भविष्य में कोई टेररिस्ट अटैक कराएगा तो इसका परिणाम यही होगा कि भारतीय सेना का एयरफोर्स और नेवी के साथ हमला होगा, और उसके 4 टुकड़े होंगे। और बहुत तरीके हैं, हम फ्रंटल अटैक कर सकते हैं, रियर से भी कर सकते हैं, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, बड़े तरीके हैं। तो कहने का मतलब है सौरभ, जो आज स्टेटमेंट दिया है उसमें दम है, और ये एक देशवासियों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि अब इंडिया मींस बिजनेस, और इंडियन डिफेंस फोर्सेस का अब इस्तेमाल किया जाएगा। और आज की तारीख में जो भी स्थिति है, आपने सुन लिया, अभी न्यू नॉर्मल हो गया है। न्यू नॉर्मल मींस 24/7 सेनाएं तीनों तैयार रहेंगी, नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान मिलिट्री अब लेजिटिमेट टारगेट बनता है। अभी तो हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और इनके बेसिस को ही डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद नो होल्ड्स नो बार, चाहे वो कराची एयरपोर्ट को, नेवी को डिस्ट्रॉय करना, या एयरफोर्स को और आर्मी को। आर्मी के पास भी आज सब कुछ है, हमारे पास अटैक हेप्टर्स हैं, हम भी इसमें सेल्फ रिलायंट है, इनके टैंक्स को बर्बाद कर सकते हैं। और देखिए इनकी जो रिजर्व फॉर्मेशंस हैं, जब भारतीय सेना लड़ाई करती है तो फाइनली जो इनकी रिजर्व फॉर्मेशंस होती हैं उनको घेरा बंद करके, हमारा तो मिशन होता है टू डिस्ट्रॉय देयर आर्मी रिजर्व्स। जब वो डिस्ट्रॉय हो गई तो कौन लड़ेगा? आम जनता तो लड़ेगी नहीं। तो हमारा मिशन लड़ाई में बहुत क्लियर होता है, इनकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। देखिए आमने सामने की लड़ाई तो कांटेक्ट में रहती है, लेकिन जो एक हम मैन्यूवर करके इनके जो बोलते हैं, जो इनकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, आर्मी रिजर्व्स हैं, आर्मी रिजर्व नॉर्थ या साउथ, उनको हम एक बैटल फील्ड में लेके आते हैं और फिर हम उनको घेर के डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसमें एयर की पावर भी इस्तेमाल की जाती है। हमारे अटैक हेप्टर्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल फोर्सेस हैं जो डीप पेनिट्रेशन करके इनके ब्रिजेस वगैरह को हम कैप्चर कर लेते हैं, जिससे ना वो पीछे जा सकते हैं ना आगे सकते हैं। तो हर
तरफ से एक एक सिनारियो आप पेंट कर सकते हैं व्यूअर्स के लिए कि क्योंकि किसी ने फुल फ्लेजेड वॉर नहीं देखी इस जनरेशन ने, मैं भी 71 के बाद का हूं तो मैंने भी नहीं देखी है, कि जब एक पूर्ण युद्ध चल रहा होता है तो सेना के सारे अंग मिलकर कैसे दुश्मन को घेरते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि सबसे पहले जब वॉर में प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स होती हैं, जैसा मेजर जनरल कह रहे थे, जो हमारे स्पेशल फोर्सेज हैं उनको बिहाइंड द एनिमी लाइन जैसे ढाका में ड्रॉप किया गया था, तो इसी तरह से हमारे मरीन कमांडोज, गरुड़ या स्पेशल फोर्सेज को सबसे पहले हम बिहाइंड द एनिमी लाइन कोशिश करते हैं उतारने का, और हम चुपचाप क्लिंडिस्टाइन ऑपरेशंस करते हैं। हम नेवी में बोले तो उसको सॉफ्टनिंग द बीच कहते हैं उसको, कि सॉफ्ट करना, या ये सेम टैक्टिक्स आर्मी भी, एयरफोर्स भी करती है। और उसके बाद जो लेजिटिमेट टारगेट है, सरप्राइज एक साथ एक तरफ से, क्योंकि टारगेट आइडेंटिफाइड है, पहले से इंटेलिजेंस सबको गैदर्ड है, तीनों सेनाओं को ब्रीफ किया हुआ है। राजनाथ सिंह जो गए हैं, मैं आपको याद दिलाऊं इसको थोड़ा हटते हुए टॉपिक को, 10 बजे दिन में 7 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने टेररिस्ट अटैक कर दिया है, हमने सारे जवान वापस आ गए हैं। राजनाथ सिंह जी, आप टेररिस्टों पे अटैक, टेररिस्ट कैंप पे अटैक कर दिया है, हमारा मिशन पूरा हो गया। राजनाथ जी, आप श्रीनगर चले जाइए। सुनिए, कभी ऐसा हुआ है? कभी उसी शाम को रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने, वो विजिट कैंसिल हुआ। आज ये विक्रांत पे जो गए हैं, या 4 बार सीडीएस की आर्मी चीफ की और प्रधानमंत्री की 4 बेसे पे विजिट, और राजनाथ सिंह की विजिट, ये क्यों हुई है मैं आपको 1 सेकंड में कहता हूं। ये सिर्फ इसलिए हुई है कि सेना में आक्रोश था कि करने क्यों नहीं दिया, तो ये जाके बता रहे हैं उनको, सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं कि आपकी, हम समझते हैं आपकी आक्रोश। ब्रीफिंग का वो पायलट मांग रहा था एयरफोर्स का, मुझे और टारगेट दीजिए, ऐसे कैसे, पर कहा गया था कि नहीं, किसी को नहीं मारना है, ल्यूर करके अलग करो और सिर्फ टेररिस्ट अटैक को मारना 7 की रात को। बड़ी मुश्किल थी ये, वो द्वंद्व हमने लड़ा। अगले 2 दिन हमने फिर भीषण युद्ध किया सैनिक कार्रवाई, लेकिन ये रीजन है उनके जाने का, और कोई रीजन नहीं है। 4-5 विजिट लगातार, अभी फिर सीडीएस गए हैं, वो मिलकर वॉर रूम में बता रहे हैं हमारे कमांडर्स को, हमारे सैनिकों को, कि आपने जो किया है बहुत बड़ी बात है, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। आप कह रहे हैं कि सेना को लगता था कि जो राजनाथ जी ने कहा 4 टुकड़े वाली बात इसी बार कर लेने देते। यस, ये सब कह रहे हैं, देश कह रहा है, सेना को तो करना ही है, वो तो फ्रंट पे थे, उनका तो आग खून बबोल रहा था, उनके आंखों में नमी कम थी, अब वो खून था, वो चाहते थे करना ऐसा। और मैं बात करूं एम्फीबियस वॉरफेयर की, तो जब एक तरफ एयरफोर्स अपनी अटैक कर रहा है, सेना अपनी मूवमेंट्स कर रही है, मैनूवर्स कर रही है, उस समय एम्फीबियस वॉरफेयर का रोल सिंध और मकरान के कोस्ट पर आएगा, जहां हम वर्टिकल इन्वेलपमेंट करके पूरी की पूरी मार्कोस और स्पेशल फोर्सेस उतारेंगे, और तब हम तोड़ेंगे। नौसेना की भी स्पेशल फोर्सेस उतरती हैं, मरीन कमांडो, मार्कोस, सब जानते हैं मार्कोस का प्रहार, एक प्रहार 8 की होती है, और मैं मरीन कमांडो का 3 साल का पायलट रहा हूं। 3 साल मैंने इस कोस्ट पे, कह नहीं सकता कई चीजें, रहने दीजिए। आज कितना गैप है हमारी नेवी और पाकिस्तान की नेवी? देखिए, हमने तो कहा साम, कुछ बताया था शुरुआत जी में, साम, कई बार आपके चैनल से कहा, हमने साम से डरा दिया, साम दाम दंड भेद, साम तुलना में डर जाते हैं वो। सारे की शिप्स उनके अंदर रह गई, चौक रह गई, बाहर नहीं निकल पाई, बॉटल नेक करके, किसी आज राजनाथ सिंह ने बोला है, बॉटल नेक करके हमने उनको अंदर ही रोक दिया, वो कुछ कर ही नहीं पाए। सर, हर लड़ाई एयरफोर्स से शुरू होती है कि इस्तेमाल से, चाहे दुश्मन करे चाहे आप करो। आप सबसे पहले मैं ना, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये क्वेश्चन कि भाई हम कैसे लड़ाई करेंगे, उसका एक बहुत सिंपल आपको मैं उदाहरण दूंगा। आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अभी एक बयान आया है, कल या परसों, उन्होंने कहा हम सवेरे 4:30 बजे की नमाज के बाद प्लान कर रहे थे कि हम इंडिया के ऊपर रिटेलिएट करेंगे, लेकिन इंडिया ने उससे पहले ही रिटेलिएट कर दिया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम उनके दिमाग के अंदर घुस गए हैं। एक बोलते हैं ऊडा लूप, ऑब्जर्व, ओरिएंटेड, डिसाइड एंड एक्ट। अच्छा, तो ये बेसिकली मिलिट्री ऑपरेशंस में कि आप जो आपका प्रतिद्वंद्वी है या आपका एनिमी है, उसकी सोच से कितने आगे आपकी सोच है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आज की लड़ाई में। क्योंकि आज की लड़ाई 71 की लड़ाई नहीं है, आज की लड़ाई डिफरेंट लड़ाई, आज की लड़ाई टेक्नोलॉजी लड़ाई है। आज की लड़ाई ये है कि मैं उनके बारे में कितना जानता हूं, मेरा उनके प्रति इंटेलिजेंस उनके बारे में कितना अच्छा है, मैं कितना ट्रांसपेरेंटली उनको देख सकता हूं, वही हम लोगों ने किया। तो ये आज की लड़ाई अगर जब भी होती है तो तीनों, और आपने क्या देखा है इस बार आपने देखा इंटीग्रेशन, ज्वाइंटनेस, कि भाई तीनों
तीनों सर्विसेज ने एकदम साथ रह के प्लानिंग करी इस पूरे ऑपरेशन की। ये नहीं था कि अब सबने अपना अपना प्लान बनाया और साथ में जोड़ दिया, ये पहले होता था। अच्छा, अब ये डिफरेंट आ गया है। तो इसमें क्या है कि जैसे पहले 2 + 2 = 4 होता था, अब हमने उसको 2 + 2 = 6, 7 कर दिया। क्या बात। ये सबसे बड़ी चीज है आजकल की। और जो मैंने बोला कि हम उनसे कहीं बेहतर सोच रहे हैं, हम उनसे कहीं आगे सोच रहे हैं, और हम उनसे कहीं ज्यादा जानते हैं उनके बारे में ही। और जब आप अपने एनिमी के बारे में जितना अच्छे से जानते हो, आप उसको उतने इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये जो मैंने कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और साथ में ये इंफॉर्मेशन, ये तीनों मिलके जब हम तीनों सेनाएं मिलेंगे और इसको पूरा साथ में प्लान बनाएंगे, तो उसका इफेक्ट जो होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, वो पिछले कोई भी वॉर से आप कंपेयर करेंगे उससे काफी गुना ज्यादा आएगा। तो ये इसलिए इस बार का जो अगर वॉर हो तो वो डिफरेंट होगा। अरे जैसे आपने उनके 12-13 एयर बेसेस या कुछ और जगहों पर आपने बॉम्बिंग की, तो जो तस्वीरों में हमें दिखाई देता है कि कहीं एक मिसाइल गिरी होगी, कहीं 2, कहीं 4 ऐसे। अगर ये वॉर होता तो क्या आप मतलब इन एयर बेसेस पर आप किस तरीके से प्रहार करते? ये जो इस बार किया है, ये सिर्फ जैसे बोलते हैं ना ट्रेलर था, मतलब ये एक मैसेज था। जब आप जैसे आज राजनाथ सिंह ने जो बोला, वो भी एक मैसेजिंग है पाकिस्तान के लिए। उसी तरह जो हमने एयर स्ट्राइक्स किए, वो एक मैसेजिंग थी पाकिस्तान के लिए कि भाई ये तो हमने सिर्फ अभी किया है, अगर हम अपने पूरे फोर्स के साथ जाएंगे। और एक्चुअली क्या होता है, अगर हमें उनकी पूरी की पूरी एयरफील्ड, जो एक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, टारगेट सिस्टम बोलते हैं उसको, अगर उसको पूरे का पूरा उसको अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है या न्यूट्रलाइज करना है, तो उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा दिमाग है, ब्रेन, लीडरशिप, और उसका कमांड एंड कंट्रोल, फिर उसका कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, वो तीनों को साथ साथ में ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो जैसे हमने सिर्फ मुरीद में देखा जाए या नूर खान में देखा जाए, एक छोटे से टारगेट को लिया, कहीं एक हैंगर या कहीं एक रनवे, बस वो मल्टीप्लाई हो जाएगा काफी गुना, ओके, डिपेंडिंग ऑन हमको उस बेस में क्या डिस्ट्रॉय करना है। तो ये एक टारगेट सिस्टम को हम लोग अच्छी तरह स्टडी करते हैं। आपको लगा जब रिजल्ट देखा एयरफोर्स के एक्शन का, अब वही सरप्राइज और या नहीं कि भाई इनका एयर डिफेंस कुछ इंटरसेप्ट नहीं कर पाया? देखिए, एक तो एयर डिफेंस, एक तो उनका पहले हमने एयर डिफेंस 7 तारीख को हमने उनके एयर डिफेंस को बिल्कुल नहीं छुआ, लेकिन 8 और 9 को जब उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए, उसके बाद हमने सिस्टमैटिकली उनके जो एयर डिफेंस है उसको टारगेट किया। तो जो एयर डिफेंस, जो उनके आईज और ईयर्स हैं, उसको टारगेट किया गया। उसके बाद हमने एयरफील्ड्स को टारगेट किया, और एयरफील्ड में भी एक मैसेज, सिग्नल देने के लिए टारगेटिंग की गई कि उनका जो हैंगर है उसको टारगेट किया, या उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको टारगेट किया, या अगर आप मुरीद की सैटेलाइट इमेजरी देखें, उसमें एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है जहां पर उनका यूएवी का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसको टारगेट किया। तो ये उसके लिए और अगर जो हमारे वेपन्स हैं, जैसे ब्रह्मोस है, शहबाज शरीफ ने ऐसे ही बताया था, ब्रह्मोस मार दी। हाँ, तो ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस को पिकअप करना, ट्रैक करना, इसमें 4 फेज होते हैं। एक बार आप तो पहले तो डिटेक्ट करेंगे उसको, फिर उसको ट्रैक करें, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ट्रैक करेंगे, फिर डिस्ट्रॉय करेंगे ना। अब उसको आप डिटेक्ट करना ही मुश्किल है, तो ट्रैक और ये लॉन्च हुई है ये पता करना ही मुश्किल है। लॉन्च हुई है पता हो सकता है, लेकिन बहुत देर में पता चलेगा। ओके, जब तक आपको पता चलेगा कि भाई आपके अगेंस्ट एक ब्रह्मोस आ रही है, तब तक वो आप उसके लिए रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। वो डिफरेंस है बेसिकली। और जनरल साहब, अब अगर आपके पास एयर सुपीरियोरिटी है, फिर आपके सामने पाकिस्तान एक मुल्क है, मान लीजिए अब सेना अलग अलग हिस्सों में ऑपरेट करती होगी, मतलब कोई ऊपर नॉर्थ में करेगा, कोई किसी और हिस्से में करेगा। मतलब एक लेमन सवाल है, आप जब जाते हैं तो जैसे आपने कहा आमने सामने की लड़ाई, तो आप दुश्मन को पीछे खदेड़ते जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन जनता जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, कभी इसके आड़े नहीं आती है? युद्ध क्या बताते हैं?
नॉर्मल पॉपुलेशन आड़े मतलब जो वहाँ की पॉपुलेशन है, मान लें आप पाकिस्तान में जा रहे हैं, आपने उनकी सीना को पीछे खदेड़ा, आप जब एरिया कैप्चर करते हैं तो वहाँ जो लोकल पॉपुलेशन होती है वो कभी आड़े नहीं आती है ऑपरेशंस के? देखिए, पहली बात जो आपने सवाल उठाया था, मान लिए कल सॉलिड वॉर होता है पाकिस्तान के साथ, तो एयर सुपीरियरिटी या सुप्रीमेसी अगर मिलती है वो तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है, और आर्मी चाहेगी एयर सुपीरियरिटी तो मिले लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट्स में। इसके साथ साथ देखिए, हमारी नॉर्दर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है और सदर्न कमांड है। मतलब ये सब कमांड्स के स्पेसिफिक थिएटर्स हैं अटैक के। जैसे नॉर्दर्न कमांड है, पूरा JNK सियाचिन और ये वाला सेक्टर देखती है और पार्शियल IB भी है। उसके बाद वेस्टर्न कमांड बेसिकली पूरा पंजाब, जहाँ मैंने अपनी डिवीज़न कमांड की थी, और ये जो कसूर में कल ये अपने लेक्चर भी दे रहा था वो फिरोजपुर के सामने ही है जहाँ मेरी डिवीज़न थी। और सदर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है, ये रेगिस्तान के इलाके में, गुजरात के इलाके में। और ये कमांड्स ऐसी हैं कि खासकर वेस्टर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न और सेंट्रल का ये जो सदर्न कमांड्स हैं, इनमें मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का बैटल बहुत ज़रूरी है इन्फेंट्री के साथ। मैकेनाइज मतलब टैंक्स हैं, आर्मर्ड है, ये आर्मर्ड बेसिकली मैकेनाइज्ड गाड़ियाँ हैं, और साथ में हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ होती है HMV जिसमें इन्फेंट्री साथ उसके साथ मैचिंग मोबिलिटी में साथ साथ चलती है। और एयर डिफेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयर डिफेंस ये है कि दुश्मन की अगर एयर कुछ आ गई या अटैक हेप्टर्स आ गए तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको हम शेपिंग द बैटलफील्ड बोलते हैं। और हर कमांड में कुछ फॉर्मेशंस होती हैं जो होती हैं होल्डिंग फॉर्मेशन, वो ग्राउंड को होल्ड करती हैं, क्योंकि दुश्मन भी कहीं से हम पे हमला कर सकता है। तो ये होल्डिंग फॉर्मेशंस होते हैं जो दुश्मन के अटैक को रोकता है और लिमिटेड अटैक्स भी कर सकता है। लिमिटेड मतलब छोटे छोटे। लेकिन जो स्ट्राइक कोर्स होती हैं वो उनकी होती है डीप पेनिट्रेशन, जो मैंने आपको बोला, जैसे उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, उनको बैटल में लेके हम ड्रॉ करके और बर्बाद करते हैं। बेसिकली इसमें भी हैवी मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं जो आर्मर वगैरह होते हैं जहाँ। तो इस प्रकार हम टेरिटरी कैप्चर करते हैं। तो दुश्मन क्या करता है, पहली बात जो आप जनता को समझ में आना चाहिए, या तो वो मरेगा, या वो सरेंडर करेगा, या वो पीछे भागेगा। ठीक। अब पीछे भागने के लिए भी फिर हमारे पास तरीके होते हैं। हम वर्टिकल एनवेलपमेंट करते हैं स्पेशल फोर्सेस के द्वारा, और हमारे कुछ फॉर्मेशन हैं जो डीप पीछे जाके उसको ब्लॉक करेंगे। तो जब आप दुश्मन को घेर लेते हैं हर डायरेक्शन से, उसके पास एक ही चारा है, सरेंडर। जिस प्रकार हमने यहाँ पर किया था बांग्लादेश में, तो सरेंडर करेगा। तो इस प्रकार दुश्मन जो सरेंडर किया जाता है उसके लिए भी हमारे पास पूरी मैनेजमेंट होती है, उनके प्रिजनर्स को लेके, और हम लोग प्रिजनर्स ऑफ केज वगैरह बनाते हैं। जहाँ तक आम जनता का सवाल है, उनको भारतीय सेना कभी भी हार्म नहीं करती है, उनको हम नॉर्मल सिविलियन के तौर पे लेते हैं। मेरी खुद की पलटन फर्स्ट महार 71 की लड़ाई में हमने शकरगढ़ इलाके में हरार क्लान को कैप्चर किया था। वहाँ सिविलियंस आए थे और उन्होंने, जितने भी सिविलियन थे, उन्होंने फौज का वेलकम भी किया है। इंडियन आर्मी का वेलकम किया पाकिस्तान में। उन्होंने वेलकम किया था हरार क्लान में, उन्होंने कोल्ट्स वगैरह सब दिए हैं। क्योंकि वो भी देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो पाकिस्तान की जनता है, अवाम है, वो पाकिस्तान के ये जितनी भी कार्रवाई है सेना से, उससे खुश नहीं होते हैं। लेकिन जितने भी ये सिविलियंस है, उसको हम, इनका मैनेजमेंट का सिस्टम भी होता है, उनको हम पकड़ के उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनको हार्म नहीं करते, उनको अलग एरियाज में कर देते हैं। और उसके बाद जब वॉर खत्म हो जाता है, सीज फायर वगैरह हो जाती है, फिर वो अपने टर्म से उनको रीलोकेट किया जाता है, या जितना भी पाकिस्तान के इलाके में जहां जा सकते हैं उनको वापस भेजा जाएगा। तो सिविलियंस को कोई हार्म नहीं करते हैं। बेसिकली हमारा मुद्दा होता है, या तो वी किल, अगर वो हमें कंटेस्ट कर रहा है फिर तो हम मारेंगे उसको, कोई उसमें शक ही नहीं है। और आमने सामने की लड़ाई में यहां तक होता है कि बेनेट से भी फाइटिंग होती है, जब वो बंकर के अंदर घुसा हुआ है, छिपा हुआ है, आर्टिलरी फायर हो रहा है उसके ऊपर, तो वो बंकर के अंदर जाता है। लेकिन जब आर्टिलरी फायर उठती है तो वो भी निकलता है बाहर, क्योंकि तब हम उसकी जमीन पे पहुंच गए, उसकी पोस्ट पे पहुंच गए, बंकरों में पहुंच गए, जिसको वो डिफेंड कर रहा है, जैसे कैनाल्स पे कर रहा है, या ये इच्छोगेल कैनाल है, या जितने भी इलाके हैं उसको डिफेंड करता है। अब वो जब बंकर के अंदर है तो हम ग्रेनेड फेंकेंगे, वो निकलेगा, और उस समय एक्चुअली हाथों की लड़ाई है, मतलब बेनेट से भी। मैंने दोनों से सवाल किया था कि क्या कितना डिफरेंस है नौसेना में उनकी हमारी, वायुसेना में उनकी हमारी। सेना की बात करें, देखिए सेना में तो बहुत ही अंतर है। पहली बात, हम विश्व के आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी हैं, कोई डाउट नहीं है। और जब मैं डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस फॉरेन डिवीजन था एज अ कर्नल, हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कराई थी 2 बार, ब्रेजन चैरियट और एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक रेगिस्तान के इलाके में।
हमने अपना पूरी आर्मी का या एक कमांड का फायर पावर दिखाया था, कैपेबिलिटी, शामिल एयरफोर्स, नेवी तो खैर नहीं आ सकती थी वहां। ये जब हमने दिखाया था, मेरे को याद है हम सारे डिफेंस अटैचीज को ले गए थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर और हमारे ये प्रेसिडेंट भी गए थे उस डेमोस्ट्रेशन में। इजरायली वाले ने मेरे को बोला था, कर्नल वी नो हाउ पावरफुल इंडियन आर्मी इज। मेरे को बांग्लादेश डिफेंस अटैची, वो ब्रिगेडियर था उस समय, हम पाकिस्तानी को नहीं ले गए थे, लेकिन हमारा मकसद था कि ये सारे जाके पाकिस्तान को दिखाएंगे, वीडियोस वगैरह दिखाएंगे। बांग्लादेशी ने बोला कि हमें पता चल गया कि भारतीय सेना वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली सेना है, और वो बोल रहा था कि बांग्लादेश पे तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हमला तो नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मैसेज गया है। तो कहने का मतलब है जो हमारी सेना की शक्ति है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, देखिए जैसे ये एयर मार्शल साहब ने बोला था, लड़ाई में एक और चीज बहुत अहमियत होती है कैपेबिलिटीज में, लीडरशिप। और भारतीय सेना की और जो तीनों सर्विसेज हैं, हमारी जो लीडरशिप है, जवानों के साथ जो तालमेल होता है, इंडियन आर्मी ऑफिसर लेड है। हर छोटे 5 लोगों के लिए भी, स्पेशल फोर्सेस में 4 लोग भी अगर जाते हैं तो एक ऑफिसर जाता है। तो ये है हमारी एक रैपो। पाकिस्तान सेना में उनके ऑफिसर्स आमूमन तौर पे उनके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। कारगिल लाइव एग्जाम्पल है, उनके ऑफिसर्स अपने जवानों को छोड़ के चले गए। और आज शायद एक व्हाट्सएप में चल रहा था, 13 जैकरिफ ने इनके जवानों को कितना अच्छा बरियल दिया था कुरान वगैरह पढ़ के। तो ये तो अपने लोगों को, जो इनके सैनिक हैं, उनको ये ट्रीट करते हैं एज कैनन फॉडर। सर तो समय इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा मौका भविष्य में जल्द आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं सेना बिल्कुल तैयार है। हम तो आज वेटरन्स हैं। मेरे जवान मेरे को बोल रहे थे, सर आप हुक्म दो, हम फिर चलते हैं। एक लाइन दे दो सर। ऑप सिंदूर अभी ऑनगोइंग है, तो मेरे हिसाब से मैंने पहले भी कहा था कि ऑप सिंदूर शुड रिमेन 24/7 365 डेज। ओके, एक लाइन दो सर, एक लाइन दो बस। देखिए आपकी हर हरकत का हम अंदाजे नजर जानते हैं। हमने पूरी उम्र गुजारी है तोप खाने में, गुसल खाने में नहीं। तो आप सावधान रहिए, अभी सैनिक कार्रवाई जारी है। चलिए, मेरे ख्याल से ये संदेश बहुत है पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया है मास्टर साहब आपका, जनरल साहब आपका, कैप्टन साहब आपका, आप स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे वॉर रूम।